लोग कहते हैं कि ये जो ज़मीन है ये पहले यहाँ बगल में जो गांव है उनके खेत हुआ करते थे, और ये भी कहते हैं कि ये तो सभी जानते हैं कि गांव वाले अपने घर वालों को ज़्यादातर वहीं जलाते हैं जहाँ उनके खेत होते हैं, ताकि अपने खेतों पर ही अपने बड़े बुजुर्गों को स्थान दे सके। नीता ने प्रबल से कहा। प्रबल बोला, अब तुम कहना क्या चाहती हो, साफ शब्दों में मुझे समझाओ। देखो, तुमने ये प्लाट 2 साल पहले ही लिया था और अब तुमने दुकान भी बनवा लिया। तुम तो बाहर रहते हो, मुझे और दिशा को यहाँ रहना है, और मैंने यहाँ के बारे में पड़ोसियों से सुना है कि यहाँ कुछ चक्कर है। प्रबल बोला, अच्छा, कैसा चक्कर? मैंने बताया तो अभी कि गांव वाले यहाँ अपने लोगों को जलाते थे, तो उनकी आत्मा यहाँ हो सकती है। देखो, गौर से देखो अपने चारों तरफ, यहाँ हर तरफ मकान बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं, यहाँ कोई वीरान जगह नहीं है। तुम तो बेकार ही डर रही हो। और रही बात पड़ोसियों की, तो वो तो चाहते हैं कि हम ये मकान उन्हें बेचकर चले जाएं। नीता बोली, मैं नहीं जानती कुछ भी, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूँगी। जब तुम शहर से बाहर जाओगे तो मुझे माँ के पास छोड़ जाना, और जब आओ तो लेते आना। प्रबल बोला, ठीक है, ऐसा ही करूँगा। अब चले अंदर। ठीक है दिशा, चलो अंदर। प्रबल एक कंपनी में मैनेजर था और नीता उसकी पत्नी। दोनों की 2 साल की बेटी दिशा भी थी। नीता का ससुराल और मायका एक ही शहर में था, मगर फिर भी प्रबल ने अपना एक अलग मकान बनवाया था और आज उसी मकान में कुछ दिन रहने आया था। रात में जब खाना खाकर सब सो गई तो प्रबल को लगा कि कुछ आवाज़ आई है। घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। बगल में नीता और दिशा गहरी नींद में सोई थी। करवट बदलकर प्रबल ने भी सोने की कोशिश की। आंख लगी ही होगी कि कुछ भारी सा कुछ सरकने की आवाज़ आई। इस बार प्रबल जाग तो गया पर हिला नहीं। उसको एहसास हुआ जैसे ये आवाज़ छत से आ रही है। आवाज़ अलग अलग तरह की थी, कभी कुछ गिरने की, कभी कुछ सरकने की, तो कभी लोहे के दरवाजे की खड़कने की। फिर प्रबल सो गया और सुबह उठा। दिन भर कॉलोनी में लोगों से मिला और जान पहचान की, मगर रात वाली घटना का जिक्र ना नीता से किया ना किसी और से। अगली रात जब वो सोया तो 2 बजे वही आवाज़ें फिर से आने लगी। इस बार जगा और उठा ही था कि नीता जग गई और बोली, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? प्रबल बोला, अरे नहीं, वो बस आँख खुल गई। तुम सो जाओ, मैं भी सो जाऊंगा थोड़ी देर में। नीता सो जाती है और प्रबल भी थोड़ी देर में सो जाता है। अगली दोपहर बगल की ही सूबी भाभी घर आती है और नीता उनके लिए चाय नाश्ता बनाती है। प्रबल उनसे बात कर ही रहा होता है तो भाभी बताती है, यहाँ ऐसा ही है, कोई बगल का अपने घर की छत पर चले तो लगता है कि हमारी छत पर चल रहा है, और लोहे के दरवाजे तो सबके यहाँ लगे हैं, छत पर तो वो हवा से हिले जाते होंगे। प्रबल बोला, हाँ और क्या, ऐसा ही होगा। अगली रात प्रबल ने खुद को समझा लिया कि ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो ये सब मानता भी नहीं है, नीता ने ही उसके दिमाग में बात डाल दी है। और आवाज़ों का क्या है, वो तो आती ही रहती है, हवा चलती है और टकराती है तो आवाज़ तो होगी ही। प्रबल निश्चिंत हो सो गया। अचानक ऐसा लगा जैसे छत पर किसी ने बहुत सारे कंचे फैला दिए हो और छन की आवाज़ हुई। प्रबल की आंख खुली और उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। फिर उसने नीता की तरफ देखा तो वो नींद में थी। प्रबल को फिर वही तरह तरह की आवाज़ें आने लगी और वो सोचने लगा, मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए आखिर ये आवाज़ें आती कहाँ से है। वो उठा और छत वाले रास्ते की ओर बढ़ गया। छत के रास्ते का दरवाज़ा खोलने से पहले उसने खिड़की से झांकना ठीक समझा। उसने जैसे ही खिड़की से झांका तो उसने देखा कि गली में कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसे लगा कि खिड़की से उसने कुछ देखा है और गौर नहीं किया। वो दरवाजे को ना खोलकर धीरे धीरे अब खिड़की की तरफ बढ़ा और इस बार बिना खिड़की खोले ही खिड़की के करीब जाकर कांच से बाहर देखा तो उसकी पुतलियां बड़ी हो गई और वो देखता ही रह गया। खिड़की के उस तरफ एक 4-5 साल का छोटा सा बच्चा टोपा लगाए और काले कपड़े पहने एक ही स्थान पर गोल गोल घूम रहा था। प्रबल ने ऐसा नज़ारा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसको तो काटो तो खून नहीं। उसने समय देखा तो 2:20 हो रहे थे। वो बच्चा अपने छोटे छोटे पैरों से
अभी भी गोल गोल घूम रहा था। प्रबल पसीने पसीने हो गया। तभी प्रबल को लगा कि कोई पीछे खड़ा है और वो अंदर से कांप गया। एक झटके में पीछे मुड़ा तो देखा नीता खड़ी है। वो बोला, नीता तुम कब आई? नीता बोली, अभी अभी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? प्रबल बोला, अरे कुछ नहीं, वो जरा से बेचैनी सी लग रही थी तो इधर आ गया। नीता बोली, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? प्रबल बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नहीं, तुम चलो अभी मेरे साथ। और प्रबल चल देता है। चलते चलते वो खिड़की की तरफ मुड़ के देखता है तो वो बच्चा बाहर की तरफ से खिड़की से लगभग चिपका हुआ उसकी तरफ देखता सा दिखता है। प्रबल बिस्तर पर लेट गया था और अनेकों विचार और डर उसके अंदर चल रहे थे। वो रात भर करवटें बदलता रहा और कुछ ना कुछ सोचता रहा। सुबह उठा और उसी जगह गया जहाँ वो बच्चा रात को घूम रहा था। वहाँ कुछ नहीं था। वो काफ़ी देर खड़ा रहा वहाँ और सोचा कि जो कुछ मैंने रात को देखा क्या वो सपना था या मेरा वहम। लेकिन वहम तो नहीं हो सकता, पर मुझे आज रात फिर से एक बार और समझना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। उसने मन ही मन फैसला किया कि वो नीता को कुछ नहीं बताएगा और खुद ही आज रात देखेगा ये नाटक क्या है। उस रात प्रबल जल्दी सो गया। प्रबल गहरी नींद में था ही कि किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। वो उठा। उसे लगा कि दिशा रो रही है। उसने बगल में देखा तो नीता और दिशा दोनों सो रहे थे। घड़ी देखी तो 2 बज रहे थे। आवाज़ अभी भी हल्की हल्की आ रही थी। वो उठा और लॉबी की तरफ आया। आवाज़ थोड़ी तेज हो गई थी। वो धीरे धीरे बिना आवाज़ किए खिड़की की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो खिड़की की ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे आवाज़ तेज होती जा रही थी। उसने खिड़की से पर्दा हटाया, बाहर झांका। गली में कुत्ते एक ही तरफ देखकर लगातार भौंक रहे थे। उसने उस तरफ देखा तो सक पका गया। सामने वाले मकान की छत पर एक औरत सूट सलवार में एक छोटे से बच्चे को दोनों हाथों में हवा में उठाए मुंडेर पर खड़ी है और बच्चा रोए जा रहा है। वो चीखना चाहता था पर उसकी आवाज़ नहीं निकली तो वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया और बाहर आकर उस औरत को रोकने की कोशिश की, मगर ये क्या, वो बालकनी में खड़ा था और सामने कोई औरत नहीं थी। पूरी गली सुनसान, कुत्ते भी सड़क पर घूम रहे थे। उसने चारों तरफ झांक कर देखा मगर हर तरफ शांति ही थी। वो समझ नहीं पाया कि ये हो क्या रहा है। तभी छत के दरवाजे की खटकने की आवाज़ आई और उसने ऊपर देखा तो दरवाजे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो ऊपर की ओर हौले हौले बढ़ा और दरवाजे तक पहुंचा तो देखा कि दरवाज़ा तो बंद है। धीरे से दरवाज़ा खोलता है और छत पर आ जाता है। समय देखता है तो 2:20 हो रहे हैं। पूरी छत पर धीरे धीरे घूमता है। हवा अच्छी चल रही है। अपने सामने वाले मकान को एक बार फिर देखता है और फिर अपने पैरों की तरफ देखता है तो एक परछाई सी नजर आती है जो किसी औरत की है और औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है। प्रबल अंदर तक हिल जाता है और डरते डरते पीछे मुड़ता है तो ये नीता है। नीता बोली, क्या कर रहे हो यहाँ? प्रबल बोला, कुछ नहीं, हवा अच्छी चल रही है इसलिए ऊपर आ गया। नीता बोली, इतनी रात गए ऊपर आने की क्या ज़रूरत है, चलो नीचे। हाँ हाँ चलो चलो। नीता बोली, तुम चलो, मैं दरवाज़ा लगा के आती हूँ, खुला रह जाएगा तो आवाज़ करता है। प्रबल बोला, ठीक है, और वो नीचे आ जाता है। जैसे ही बेडरूम में पहुँचता है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। नीता अभी भी दिशा के साथ सो रही है। प्रबल बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा ही था और सोती हुई नीता को चौंकते हुए देख रहा था। उसके लिए ये सब स्वीकारना असंभव सा था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी छत से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है और ये लगता है कि छत से कोई उतर के आ रहा है। प्रबल कभी छत वाले दरवाजे की तरफ देखता तो कभी सोई हुई नीता को। तभी नीता का घर मुख्य दरवाजे से प्रवेश होता है और वो बेडरूम के दरवाजे पर प्रबल को खड़ा देखकर वहीं से कहती है, तुम्हें आखिर हुआ क्या है, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? प्रबल की पुतलियाँ पूरी खुली हुई थी। वो कभी मुख्य दरवाजे से अपनी ओर आती हुई नीता को देखता तो कभी बिस्तर पर सोती हुई नीता को। जैसे ही मुख्य दरवाजे वाली नीता उसके करीब आई, बिस्तर वाली नीता धुएं से बनके गायब हो गई। नीता उसके करीब आ चुकी थी और उसे हिलाते हुए बोली, चलो
यहाँ क्यों खड़े हो? प्रबल धीरे से बिस्तर पर लेट गया। उसके लिए अब कुछ भी छिपा या वहम की स्थिति नहीं थी। आधी रात में वो बच्चा जो गोल घूम रहा था, फिर वो औरत जो बच्चे को हवा में उठाए खड़ी थी, और अब ये नीता की हमशक्ल, सब कुछ सामान्य तो नहीं था। अब बात उसके घर के अंदर तक आ चुकी थी, और अगर वो ये सब नीता को बताए तो वो बुरी तरह डर जाएगी। उस सारी रात वो ईश्वर का नाम जपता रहा। सुबह शीघ्र उठा और अपने पुराने घर के मंदिर पर पहुंचा और बुजुर्ग पंडित जी से मिला। अपनी सारी समस्या बताई और बोला, महाराज कुछ उपाय बताइए। पंडित जी बोले, बेटा तुम्हारी बातों से लगता है कि वहाँ एक नहीं दो आत्मा है, पर कह नहीं सकते कि अच्छी है बुरी। तुम ऐसा करो, बेली पाड़े वाले शिव मंदिर के महात्मा से मिलो, वह अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। प्रबल बेली पाड़ा के शिव मंदिर पर पहुंचा और महात्मा जी से मिला। महात्मा बोले, आ गया तू? प्रबल बोला, बाबा आप जानते हैं मुझे। हाँ, तुझे भी और तेरे प्रयोजन को भी। प्रबल हाथ जोड़ते हुए, महाराज मेरी मदद कीजिए। महात्मा बोले, अवश्य, हम प्रयोजन तो समझते हैं, मगर बाकी बातें घटना स्थल पर चलकर ही समझ सकते हैं। प्रबल बोला, जी महाराज चलिए। आज नहीं बच्चा, परसों हम खुद आएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। प्रबल बोला, पर महाराज वो रोज मुझे किसी न किसी रूप में परेशान कर रही है। महात्मा बोले, ये राख ले जा और अपने घर के पूजा स्थल में रख दे। ये पवित्र हवन की राख है। जब तक हम नहीं आते तेरे घर में कोई भी शैतान या बुरी नियति का शख्स प्रवेश नहीं कर पाएगा। जा निश्चित होकर, हम परसों अवश्य आएंगे। प्रबल बोला, जी महाराज। प्रणाम करता और निकल जाता है। प्रबल घर जाता है। दोपहर हो चुकी है। नीता उसके पास आती है और कहती है, तुम कहाँ हो सुबह से? फोन भी घर पर छोड़कर चले गए। प्रबल बोला, सब बताऊंगा, रुको अभी। हाथ मुंह धोकर पूजा स्थल की ओर जाता है। राख को बैग से निकालकर माथे से लगाकर वहीं रख देता है। नीता ये सब देख रही होती है। कुछ बताओगे, ये सब क्या चल रहा है? बताता हूँ, दिशा कहाँ है? नीता बोली, सुबी भाभी के यहाँ खेल रही है। प्रबल बोला, सुनो, डरना मत, और फिर पूरी बात बता देता है। नीता लगभग चीखते हुए, मतलब तुम मुझसे ये छिपा रहे थे? मतलब मैंने जो सुना वो सब सच था? मैं एक पल नहीं रहूंगी अब यहाँ, और ना तुम्हें रहने दूंगी। चलो अभी यहाँ से। प्रबल बोला, अरे डर की कोई बात नहीं है। वो महात्मा जी ने राख भेजी तो है। ईश्वर पर विश्वास रखो, और देखो मैंने अपनी सारी बचत इस मकान में लगा दी है। अगर हम इस तरह से भाग जाएंगे तो लोग बातें बनाएंगे। हम इस मकान को बेच भी नहीं पाएंगे। नीता बोली, तो क्या हम अपनी जान खतरे में डालेंगे? प्रबल बोला, मैं हूं ना साथ, कुछ नहीं होगा। परसों महात्मा जी आ रहे हैं, वो सब ठीक कर देंगे। नीता असमंजस की स्थिति में बस चुप रह जाती है। अगली 2 रात ना तो नीता सो पाई और ना ही प्रबल। तीसरे दिन भोर में महात्मा जी आ गए और उन्होंने पूरे घर को ठीक तरह से देखा, और उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगी ये समझने में कि यहाँ थोड़ा नहीं बहुत गलत है। उन्होंने प्रबल से कहा कि तुम नीता और दिशा को अपने पुराने वाले घर छोड़कर आओ। आज रात हम यहाँ पूजा करेंगे। ध्यान रहे ये बात किसी को पता ना चले। प्रबल ने नीता को सब कुछ समझाया और उन दोनों को घर छोड़कर खुद वापस आ गया। महात्मा बोले कि बेटा, आज रात जो यहाँ होगा उसका जिक्र किसी से मत करना और घबराना मत। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। घर के एक आदमी को पूजा में होना ज़रूरी है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। मेरे हिसाब से इस घर में 2 आत्माएं हैं। आज रात हम पूजा करके उनसे संपर्क करेंगे और जानेंगे कि वो क्या चाहती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो अपनी इच्छा बताएगी और हम उसे पूरी कर उन्हें मुक्त कर देंगे। अगर दुष्ट आत्मा हुई तो कैद कर लेंगे। तुम चिंता मत करो। महात्मा ने सारी तैयारी कर ली थी और पूजा रात 12 बजे से प्रारंभ हुई। महात्मा अपने 4 चेलों और प्रबल के साथ हवन कुंड में आहुतियाँ देने लगे। महात्मा ने सबके हाथों में मंत्रोच्चारण करते हुए धागा बांध दिया था। महात्मा ने सबसे कह रखा था कि जब तक मैं ना कहूँ पूजा रुकनी नहीं चाहिए। लगातार मंत्रोच्चारण चलता रहा, आहुतियाँ होती रही और पूजा घर धुएं से भर गया। फिर भी पूजा चल रही थी। पूजा चलते चलते 2 बज गए। जैसे ही 2 बजे छत पर रोज की तरह आवाजें आने लगी, कभी कुछ गिरने की, कभी कुछ सरकने की।
गली में बेतहाशा कुत्ते भौंकने लगे। महात्मा पूरे दम से और जोर से पूजा कर रहे थे। अब माहौल एकदम बदलने लगा था। तभी एक जोरदार आवाज से पूरा घर गूंज गया। ये क्या हो रहा है यहाँ? प्रबल के साथ चारों चेले कांप जाते हैं और पूजा रोक देते हैं। महात्मा अभी भी मंत्रोच्चारण और आहुतियों में लगे हैं। सारे लोग घबराए से चारों तरफ देख रहे हैं। थरथराई और गुर्राती सी आवाज फिर गूंजती है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ प्रबल, ये सब क्या नाटक लगा रखा है मेरे आने के वक्त पर? तुझे तो पता है ना, मैं रोज इसी वक्त आती हूँ। प्रबल लगभग महात्मा के पीछे छिप गया और समझ चुका था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है और आज नहीं बचेगा। अचानक से घर के सारे दरवाजे हिलने लगे, बल्ब बंद व जलने लगे और माहौल और भी भयानक हो गया। आवाज इस बार बहुत ही भयानक रूप ले चुकी थी। ओ बाबा, आँख खोल और मेरा सामना कर। मुझ पर ये तंत्र मंत्र काम नहीं करेंगे। मैं अपनी मर्जी से आती हूँ और मर्जी से जाती हूँ। महात्मा आँख खोल देते हैं और कहते हैं कि इन बच्चों को डराने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुझे बात करनी है तो सामने आ, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं तेरे इलाज के। बहुत तेज हंसने की आवाज़ आती है और एकदम सन्नाटा हो जाता है। हवन की अग्नि बुझ जाती है और बल्ब भी स्थिर हो जल उठते हैं। दरवाजे भी रुक जाते हैं। प्रबल के बेडरूम से बहुत सा धुआं बाहर की तरफ आता है। चारों चेले वे प्रबल खड़े हो जाते हैं। सारे डर के मारे पसीने पसीने हो रहे हैं। धुआं हल्का पड़ता है तो सलवार सूट वाली महिला और वो बच्चा साथ खड़े हैं। सब आश्चर्य से और खौफ से देखते रह जाते हैं। चारों चेले, प्रबल और महात्मा जी धुआं छटने पर उस महिला और बच्चे को साफ देख सकते थे। महात्मा के अलावा सारे लोग भौचक से एकटक उन्हें देख रहे थे और बहुत तेज घबरा रहे थे। महात्मा हाथ में कमंडल उठाते हुए बोले, बता कौन है तू? कोई आवाज नहीं आई। महात्मा फिर चीखे, जल्दी बोल, वरना तुझे और इस बच्चे को यहीं कैद कर लूंगा। औरत जो कि हवा में खड़ी थी गुर्राई सी बोली, मुझे कैद करोगे? और हंसने लगी। देखना चाहते हो मेरी ताकत? तो देखो। औरत ने हाथ का इशारा किया। एक चेला हवा में उछलता हुआ बुरी तरह सोफे पर औंधा गिरा और उसी अवस्था में पड़ा रह गया। फिर दूसरे चेले की ओर इशारा किया। वो खींचता हुआ औरत के पास तक पहुंच गया। औरत ने उसे गले से पकड़ा और हवा में उठाया। वो जमीन पर दे मारा। वो वहीं बेहोश हो गया। अब उसने तीसरे की तरफ इशारा किया ही था कि महात्मा ने कमंडल से कुछ जल की छींटे उस पर फेंक मारे और वो बुरी तरह से चीख पड़ी। वह अचेत सी हो गई। महात्मा ने अपने दोनों चेलों के मुंह पर भी जल के छींटे मारे। वो दोनों होश में आ गए। महात्मा उस औरत के चारों तरफ घूमते हुए बोले, देख, तू मुझे समझ नहीं पाई अब तक नादान। मैं एक पल में तुझे मिटा सकता हूँ, मगर तेरा इस योनि में भटकना एक शराब या इच्छा का पूरा ना होना है। तो तू हमें बता, हमसे जो हो सकेगा करेंगे तेरी और इस बालक की मुक्ति के लिए। महात्मा ने उसके चारों तरफ गोल घेरा बना दिया था। औरत जब तक संभलती तब तक महात्मा उसे घेरे में घेर चुके थे। वो जैसे ही बाहर निकलने लगी, घेरे से रंगीन सी आग निकली। वो अंदर ही गिर पड़ी। औरत तड़पते हुए चीखते हुए बोली, क्या किया है तूने ये बाबा? तू मुझे कैद नहीं कर सकता। महात्मा बोली, मैं तुझे कैद कर चुका हूँ। तेरी शक्ति उस पवित्र जल ने खत्म कर दी है और बाकी काम ये घेरा कर देगा। अब तू हमें अपनी समस्या बता, वरना जल्दी सूर्य निकलने वाला है और तू जानती है फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुझे बोतल में कैद करके किसी नदी में फिकवा दूंगा या शमशान में गड़वा दूंगा। औरत बोली, तू चाहकर भी मेरी मदद नहीं कर सकता बाबा, क्योंकि मेरी मदद सिर्फ ये प्रबल कर सकता है। तभी मैं इसके घर आती रही अब तक। महात्मा बोले, कैसी मदद और क्या कर सकता है प्रबल तेरे लिए? औरत बोली, अब कोई फायदा नहीं, अब तो वो सब जग गए हैं। जा प्रबल, अपने घर की छत पर जा और नज़ारा देख। और हंसने लगी। महात्मा एकदम चौंक जाते हैं और तुरंत कुछ मंत्र पढ़ते हैं। उस औरत और बच्चे को एक बोतल में कैद करते हैं। हवन वाला कपड़ा बोतल के मुंह पर कसकर बांध देते हैं और उसे लेकर छत की ओर बढ़ जाते हैं। आगे आगे महात्मा और पीछे पीछे बाकी सब। जैसे ही छत पर सब पहुंचते हैं, प्रबल की आंख खुली रह जाती है। वो गोल गोल घूमकर चारों तरफ आश्चर्य और खौफ से देखता रह जाता है। प्रबल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था और वो खौफ के मारे थरथर कांप रहा था। चारों चेले भी डर के एक दूसरे में सिमटे पड़े थे। महात्मा ने जब वो नज़ारा देखा तो वो भी घबरा गई
और डर से वो कांच की बोतल हाथ से छूट गई। बोतल छत पर गिरते ही टूट गई और वो औरत और बच्चा आज़ाद हो हंसते हुए हवा में उड़ने लगे। सामने का नज़ारा इतना भयानक था कि सबकी हालत पतली हो चुकी थी। महात्मा ने तुरंत मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया और वो उस नज़ारे को बस आंखें फाड़ के देखे जा रहे थे। अगल बगल जितने भी घर थे सबकी छतों पर अनेकों आत्माएं, बच्चा, बूढ़े, जवान, हर तरह की हवा में घूम रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा में आत्माओं का कोई मेला लगा हो। कोई हंस रहा था, कोई उल्टा चल रहा था। किसी का चेहरा इतना भयानक था तो किसी के शरीर से कोई हिस्सा नहीं था। कहीं नवजात शिशु रो रहा था तो कोई बुढ़िया दर्द से चीख रही थी। जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक आत्माएं दिख रही थी। वो औरत और बच्चा ठीक महात्मा के सामने हवा में खड़े थे। महात्मा मंत्र अभी भी पढ़े जा रहे थे। चारों चेले और प्रबल एक कोने में सिकुड़े से खड़े थे। औरत बोली, ओ बाबा, बंद करिए मंत्र पढ़ना। ये उनके लिए है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। मैंने कुछ किया अब तक? महात्मा बोले, देखो, हमें नहीं मालूम था कि यहाँ आप सबका डेरा है। हम तो बस प्रबल की मदद के लिए आ गए थे। औरत हंसते हुए, डर मत, तू सही है अपनी जगह, मगर तू बस प्रयोजन मात्र है। असली काम तो प्रबल को ही करना है। महात्मा बोले, मतलब मैं यहाँ से जा सकता हूँ, मुझे माफ कर दो। औरत बोली, जा तो कोई नहीं सकता यहाँ से, मगर तुम लोगों को हमारा काम करना होगा। हमारा मतलब हम सबका। और सारी आत्माएं जो अब तक अलग अलग घूम रही थी वो सब औरत के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। महात्मा सक पकाते हुए, कौन सा काम और क्या करना होगा हमें? औरत बोली, कल बताती हूँ। दिन में कहीं भी रहना, मगर रात 2 बजे के बाद और सुबह 4 बजे तक। तुम 6 के 6 लोग मुझे यही चाहिए। अगर किसी ने भी कुछ भी अलग सोचने की भी कोशिश की तो याद रखना, हम सबकी नज़र हर पल तुम पर है और हम किसी भी वक्त तुम्हें खचेर के यहाँ तक ला सकते हैं। और हाँ, यहाँ हर तरह की आत्मा है, पुण्य आत्मा भी और दुष्ट आत्मा भी। तो कौन तुम्हें कैसे और किस तरह से लाता है वो तुम समझ लेना। चलते हैं हम लोग, 4 बजने वाले हैं, सूर्य निकलने वाला है। चलते हैं फिर। डरना मत और ना ही इस घटना का जिक्र कोई भी कहीं बाहर करना। और सारी आत्माएं गायब हो जाती है। सारे लोग डरे सहमे से नीचे उतर आते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। एक चेला चिल्लाता है, गुरुजी, कहाँ फंसा दिए इस बार आप? ये 1-2 नहीं, 100-200 आत्माएं हैं, कैसे निकलेंगे यहाँ से अब? महात्मा बोले, तुम या मैं चाहे भी तो भी नहीं निकल सकते अब यहाँ से, क्योंकि हम उनके अधीन हैं अब। बस यही तरीका है कि वो जो चाहती है वो किया जाए, वरना कोई नहीं बचेगा। प्रबल बोला, आप इतने बड़े महात्मा हैं, कुछ तो रास्ता बताइए प्रभु। महात्मा बोले, प्रबल, मैं जानता हूँ, तभी कह रहा हूँ। जब वो यहाँ सब थी तब मैंने उनकी शक्तियों को महसूस किया था। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सारे लोग माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। सुबह हो चुकी है। तभी प्रबल बोला कि देखो, हम सबको जब सामना करना ही है और हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं, तो यही तरीका है कि हम डरना बंद करें और एकजुट हो उसका सामना करें। बाकी देखते हैं क्या होता है। सभी लोग नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने का इंतज़ाम करता हूँ। खाना खाकर आराम कर लेते हैं, क्योंकि आज रात फिर सामना करना है उनका। एक चेला बोला, देखो, ये घर तुम्हारा है, तुम झेलो उन्हें, हम निकल रहे हैं। प्रबल बोला, जाओ, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। बात अब मेरे घर की नहीं, हम सबकी उपस्थिति की है। और वो औरत जो कहकर गई है, मुझे नहीं लगता बेतुका था। बाकी आप सब स्वतंत्र हो, चाहे जो करो। चेला बोला, हाँ हाँ, हम क्या डरते हैं किसी से। एक बार यहाँ से निकल जाएं, फिर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो सब। तभी महात्मा जी जोर से बोलते हैं, मूर्ख, सब कुछ आंखों से देखकर जानकर अनदेखा मत कर। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो बने रहो यहाँ। जब मैं यहाँ से जाने की बात नहीं कर रहा हूँ तो तुम क्यों अपनी जान दांव पर लगा रहे हो? चेला बोला, आप डरपोक हैं और बुरी तरह से डर गए हैं। मैं तो आपको गुरु बनाकर पछता रहा हूँ। जाइए, आप अपना देखिए और मुझे जाने दीजिए। अपना झोला उठाता है और बाहर की ओर बढ़ता है। महात्मा बोले, जगन मेरे बच्चे, मैं अगर रोक रहा हूँ तो समझ इसे और मान ले मेरी बात, रुक जा। जगन चेला बोला, अरे जाओ आप, करो इंतजार उन भूतों का, खुद मरोगे, हमें भी मरवाओगे। और घर से बाहर चला जाता है। महात्मा बोले, ये सही नहीं हुआ।
जगन को जाना नहीं चाहिए था और मायूस हो जाते हैं। जैसे तैसे दिन बीत जाता है और रात आ जाती है। सब लोग तैयार और डरे हुए भी है। प्रबल बोला, महाराज क्या प्रयोजन हो सकता है उसका? महात्मा बोले, क्या कह सकते हैं प्रबल, ये तो वही बताएगी। प्रबल बोला, मगर आप तो ऐसी आत्माओं से मिलते रहते हैं, कुछ तो अंदाजा होगा। महात्मा बोले, नहीं, ऐसी आत्मा आज तक नहीं मिली मुझे जो इतनी शक्तिशाली होकर भी इतनी शालीन हो, जो इतनी बड़ी फौज लेकर भी खुद हमसे अकेली मिली हो, जो तुम्हें डरा नहीं रही हो, कुछ कहना चाह रही हो। प्रबल बोला, आप तो काफ़ी कुछ समझ गए उसके बारे में। तभी 2 बज चुके थे। घर का दरवाज़ा खुला और वो औरत के साथ वाला बच्चा बॉल से खेलता हुआ आया और बोला, आप सबको माँ ऊपर बुला रही है, और खेलता हुआ लौट गया। प्रबल हकलाते हुए बोलता है, ये भूत का बच्चा ऐसे आता है जैसे जिंदा हो और सब कुछ सामान्य हो। महात्मा बोले, चलो सब। आगे आगे महात्मा और पीछे सारे लोग छत की ओर चल देते हैं। छत पर वही औरत एक कोने में हवा में खड़ी है और बच्चा पूरे आकाश भर में भाग भाग के बॉल से खेल रहा है। सारे लोग डरे सहमे से हैं। औरत बोली, आ गए आप सब, बहुत बढ़िया। मैंने कहा तो है डरना बंद कीजिए। आप सब कितने समझदार लोग हैं जो इतनी जल्दी मेरी बात समझ गई। और एक बाबा आपका वो चेला है जो मुझे समझने को तैयार ही नहीं था। आपने उसे समझाने की कोशिश बहुत की मगर वो नहीं माना। खैर कोई नहीं, आता ही होगा वो भी। उसे लेने मैंने कमल को भेजा है। जानते हैं आप लोग कमल को? हंसते हुए बोली, कैसे जानते होंगे, आज जान जाएंगे। तभी एक लंबा चौड़ा धोती कुर्ते में भूत वहां प्रकट होता है और उसके कंधे पर जगन लटका हुआ है। जगन को बुरी तरह मारा गया है, उसके मुंह से खून आ रहा है। कमल औरत से बोला, भाभी ले आया इसे मैं। औरत बोली, कमल इतना क्यों मारा इसे, तुझसे बस लाने को कहा था ना। कमल बोला, भाभी जो भी आपकी बात नहीं मानेगा मैं उसका यही हाल करूँगा। और जगन को हवा में फेंक देता है। जगन बेहोशी में हवा में लटका है। औरत बोली, तुम भी ना कमल, चलो अब इसको ख़त्म कर दो। महात्मा चीख पड़ते हैं, नहीं वो बच्चा है, नादान है, माफ़ कर दो उसे, मैं उसकी जगह माफ़ी मांगता हूँ, छोड़ दो उसे। औरत बोली, कमल सुनाई नहीं दिया तुम्हें? कमल आगे बढ़ता है और एक झटके में जगन की गर्दन पीछे मोड़ देता है। सबकी चीख निकल जाती है मगर कमल अभी भी रुका नहीं है। जगन की गर्दन को धड़ से उखाड़ लेता है और हवा में उछाल देता है। सारे लोग आंखें फाड़कर बस देखते रह जाते हैं। जगन का धड़ और गर्दन गायब हो चुके हैं। महात्मा और चेलों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रबल गुस्से में चीखते हुए बोलता है, मुझे क्या करना है बता, पर इन सबको छोड़ दे, ये मेरी मदद के लिए यहाँ आए थे। तुझे तो मुझसे काम है ना, छोड़ दे इन सबको। औरत बोली, हाँ मुझे तुमसे काम है मगर ये सबक सिखाना भी ज़रूरी था। आज की कक्षा ख़त्म हुई, जाओ तुम लोग, कल यही इसी वक्त मिलना और याद रखना नियम वही है। रात 2 बजे से 4 बजे तक यही चाहिए पांचों मुझे, वरना कमल तो है ही। और गायब हो जाती है। सारे लोग नीचे आ जाते हैं। प्रबल बिलख उठता है, सब मेरी वजह से हुआ है। नीता ने बताया था कि यहाँ कुछ है पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी और आप सबको यहाँ फंसा दिया। महात्मा बोले, प्रबल वह आत्मा बुरी नहीं है मगर जगन ने हमारी बात नहीं मानी, परिणाम तो भुगतना ही था। देखो कल क्या होता है। अगले दिन नीता का फोन आता है। नीता बोली, क्या हो रहा है, हमें यहाँ छोड़ गए हो, सब कुछ ठीक तो है ना वहाँ? प्रबल बोला, हाँ सब कुछ ठीक है, बस 1-2 दिन की और पूजा बाकी है, फिर आता हूँ। नीता बोली, ख्याल रखना अपना। प्रबल बोला, तुम भी, और दिशा कैसी है? नीता बोली, ठीक है वो भी। प्रबल बोला, चलो बाद में बात करता हूँ। नीता बोली, ठीक है। सारा दिन सब बातें करते रहते हैं और कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। रात के 2 बजे खुद से ही छत पर पहुँच जाते हैं। औरत प्रकट होती है बच्चे के साथ। औरत बोली, अरे वाह, आज सारे लोग समय पर, बहुत बढ़िया। चलो आज मैं तुम सबको अपना प्रयोजन बताती हूँ, बैठ जाओ सारे लोग। सब डरे से बैठ जाते हैं। औरत बोलना प्रारंभ करती है, बात आज से 30 साल पहले की है। जहाँ तुम लोग बैठे हो पूरा एक खुशहाल गांव था। यहाँ हर कोई हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। गांव का ही एक 25 साल का लड़का था केशव। केशव बहुत ही पढ़ा लिखा था और इतना पढ़ने पर भी वो
कभी शहर नहीं गया नौकरी की तलाश में। उसे अपने गांव से बहुत प्यार था। उसकी शादी मुझसे हुई थी और ये छोटू हमारा ही बच्चा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मगर गांव के एक जमींदार के बेटे ने एक दिन एक प्रस्ताव गांव वालों के आगे रख दिया कि अगर हम ये सब अपनी ज़मीन बेच दें तो यहाँ बहुत बेहतरीन शहर बनेगा और हम सबको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। मगर केशव को ये बात पसंद नहीं आई और उसने मना कर दिया। उसके पीछे पीछे सारे गांव के लोगों ने मना कर दिया। जमींदार का लड़का केशव से चिढ़ गया मगर चुप रहा। उन्हीं दिनों प्रधानी के चुनाव आ गए और इस बार हमारे गांव में महिला सीट थी। तो जो पहले से प्रधान थे उन्होंने अपनी पत्नी खड़ी की और केशव ने मेरा पर्चा भरवा दिया। मैं पढ़ी लिखी तो थी मगर प्रधानी में नहीं आना चाहती थी, पर केशव के समझाने पर राजी हो गई। केशव के प्रचार और व्यवहार का हमें फायदा मिला और मैं चुनाव जीत गई। सब लोग खुश थे, बस पूर्व प्रधान और जमींदार के बेटे के अलावा। मैं सबकी बात सुनती और न्याय करती। केशव ये देख बहुत खुश थे, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शहर से लौटते समय दुर्घटना में केशव की मौत हो गई और मैं टूट गई, मगर मैंने जल्द ही खुद को संभाल लिया, क्योंकि इस गांव की खुशहाली केशव का सपना था और केशव ना सही, उनका सपना ही सही। मैं और जोर शोर से गांव की सेवा में लग गई। पर एक रात जमींदार और पूर्व प्रधान ने साजिश कर पूरे गांव में रात 2 बजे आग लगवा दी। कई घर जल गए और जो लोग तुम मेरे पीछे खड़े देखते हो वो सब उस आग में जिंदा जल गए। बाद में जब पूरा गांव अपनी जान बचाने में लगा था, तब जमींदार के बेटे और पूर्व प्रधान ने मुझे व छोटू को घर से उठवा लिया। मेरे ससुर और हमारे साथ रहने वाला मंगल भी उस आग में जल गए। मुझे और छोटू को पेड़ से बांधकर जिंदा जलाया गया। गांव का वो घृणित नज़ारा और हर तरफ उठती चित्कार को आंखों में लिए मैं मर गई, पर मुक्ति ना पा सकी और ना मुक्ति पा सके ये सब लोग। सारे लोग प्रकट हो जाते हैं। औरत फिर बोलती है, पिछले 30 सालों में कितना कुछ बदल गया यहाँ। हमारे सामने हमारे मलबे हटवाए गए, हमारी मौत को ट्रांसफार्मर की आग से दुर्घटना बता दिया गया, जमीनें बिकी और मकान बने। हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया, मगर ना चाहते हुए भी कुछ हरकत हो जाती थी जिससे लोग डर जाते थे। हम भी सोचते इन सब का क्या कसूर है और किसी को कभी परेशान नहीं किया। मगर तुम प्रबल, तुम जब प्लाट लेने यहाँ आए तब तुम्हें देखते ही लगा कि अब हम सबको मुक्ति मिल जाएगी और हमारा अधूरा काम भी पूरा हो जाएगा। प्रबल बोला, कौन सा काम, क्या करना है मुझे? औरत बोली, बदला लेना है तुम्हें हमारा, हम सभी निर्दोषों का। प्रबल बोला, बदला, मगर किससे? औरत बोली, प्रधान और उसके आदमियों को तो हम मार चुके हैं, पर जमींदार का लड़का हमसे आज तक बचा हुआ है, उसे तुम्हें खोजना है और हमारे लिए मारना है। प्रबल चौंकते हुए, मारना है? मैंने आज तक चींटी नहीं मारी है, आदमी को कैसे मारूंगा? औरत बोली, उसी के लिए तो महात्मा जी साथ है तुम्हारे, वो सब बता देंगे तुम्हें, बाकी बातें कल करते हैं। चलो छोटू। और वो कहती है कि रहे कोई भी, बस ये याद रखना जमीन हमारी है ये, और गायब हो जाती है। प्रबल आश्चर्य से महात्मा की ओर देखता रह जाता है। सारे लोग नीचे कमरे में आ गए और सोफे पर बैठ गए। प्रबल अब आश्चर्य से महात्मा की ओर देख रहा था। महात्मा बोले, ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? प्रबल बोला, कुछ नहीं। महात्मा बोले, कोई जिज्ञासा हो मन में तो बताओ। प्रबल बोला, महाराज, कभी कभी लगता है इस सब की जड़ आप ही हैं। आपने कहा था मैं सब संभाल लूँगा, और मैं आप पर भरोसा करके यहाँ पूजा आदि करवाने लगा और ये सब हो गया। महात्मा बोले, ज़्यादा सोचो मत प्रबल, अक्सर सोच क्रोध में बदल जाती है और क्रोध हमसे वो काम भी करवा देता है जो हम नहीं करना चाहते। ये सब नियति है बेटे। उस आत्मा ने कहा तो था कि वो आराम से रह रहे थे, मगर तुम्हें देखकर लगा कि उनका प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। प्रबल बोला, मगर मैं ही क्यों महाराज? महात्मा बोले, सब विधि का विधान होता है बच्चे, हम तो बस कठपुतली है, कौन जाने कहाँ क्या रहस्य छिपा हुआ है। प्रबल बोला, चलिए आप लोग आराम कर लीजिए, अगली सुबह नीता से बात होती है और प्रबल उसे जल्द ही सब कुछ ठीक होने का दिलासा दे देता है। रात 2 बजे फिर सब लोग छत पर पहुंच जाते हैं। हवा में मंगल और वो औरत खड़े हैं बस। प्रबल बोला, छोटू कहाँ है? औरत बोली, ओहो, डर खत्म हो गया मतलब। छोटू को पूछने लगे, अब लगाव हो गया है क्या उससे? और हंसने लगी।
प्रबल बोला, नहीं, वो आपके साथ ही रहता है ना, इसलिए पूछा। औरत बोली, कोई नहीं, वो कहीं खेल रहा होगा। तुम बताओ, तुमने क्या सोचा? प्रबल बोला, देखो, मैं किसी को मारूंगा नहीं, इसके अलावा कोई भी काम आप मुझसे करवा लीजिए। औरत बोली, ठीक है, तुम मत मारो, तुम बस उस जमींदार के बेटे को यहाँ लेकर आओ, बाकी हम देख लेंगे। प्रबल बोला, अरे आप लोग इतने सारे हो और भूत भी हो, आप तो उसे कहीं भी मार सकते हो, मैं क्या करूं इसमें? औरत बोली, हमारी शक्तियों का एक दायरा है जो इस गांव तक, मतलब कॉलोनी तक ही है, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। पूरा प्रधान और उसके आदमी तो यही थे, तो हमने निपटा दिया, मगर वो जमींदार का लड़का सजग हो गया था और यहाँ से भाग गया, तो अब तक बचा हुआ है हमसे। प्रबल बोला, फिर भी आप मुझे 30 साल पहले की घटना बता रही हो, अगर वो तब 25 का भी होगा तो आज 55 का होगा, अधेड़ आदमी से क्या ही बदला लोगे तुम सब। औरत बोली, सही है, मगर तुमसे जो कहा जाए उतना करो बस, तुम बस उसे यहाँ अपने घर तक ले आओ। प्रबल बोला, और तुम लोग उसे यहाँ मार दोगे तो मैं फंस जाऊंगा। औरत बोली, चिंता मत करो, तुम पर कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। प्रबल बोला, और वो आदमी मुझे मिलेगा कहाँ? औरत बोली, वो तुम्हें स्वयं खोजना होगा। प्रबल बोला, अच्छा, और एक बात, इस काम के लिए तुम सबने मुझे ही क्यों चुना? औरत बोली, इसका जवाब भी तुम जल्द ही खुद को दे दोगे। चलो काम पर लगो और कल मुझे बताना काम कहाँ तक पहुँचा। और हाँ, बाबा और चेले सब तुम्हारी मदद करेंगे, ये सब इसलिए है यहाँ। ठीक है, कल मिलते हैं, नियम वही है। प्रबल बोला, हाँ पता है हमें, रात 2 से 4 हम 5 यही छत पर मिलेंगे। औरत और मंगल जोर से हंसते हैं और गायब हो जाते हैं। कमरे में आकर प्रबल बोले जा रहा है कि कैसे पता लगाऊं अब उस जमींदार के बेटे का, ना नाम बताया है और ना कुछ पता, कहाँ खोजूं उसे? महात्मा बोले, कुछ तो तरीका होगा प्रबल, सोचो। प्रबल अपने कमरे में जाता है और सोचते सोचते सो जाता है। प्रबल सुबह उठता है, काफ़ी देर सोचता रहता है और फिर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। प्रबल के पीछे महात्मा और उनके चेले भी बैठ गए। प्रबल ने अपने शहर को 30 साल पहले नेट पर खोजा और उस जगह को भी खोजा जहां वो आज रहते हैं। तभी महात्मा बोले, ये क्या कर रहे हो प्रबल? प्रबल बोला, उस औरत ने वो घटना लगभग 30 साल पहले की बताई थी और इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें पूरा गांव जल गया और 150-200 लोग मर गए, जिसका जिक्र नेट पर ज़रूर होगा, वही खोज रहा हूँ। महात्मा बोले, अच्छा खोजो। प्रबल काफ़ी खोजता है और कुछ देर में उस घटना से जुड़ा एक लेख नेट पर आ जाता है। लेख पढ़ता है तो उसमें गांव के आदमियों ने ट्रांसफॉर्मर से आग लगने की बात कही है। आदमी वही पूर्व प्रधान है, मगर उसकी बातों में किसी श्रीकांत का भी जिक्र है। श्रीकांत ने भी ट्रांसफॉर्मर से ही आग लगना स्वीकारा है। बस इन्हीं 2 आदमियों का नाम था लेख में। प्रबल बड़बड़ाने लगा, प्रधान मर चुका है और अब हमारी उम्मीद बस ये श्रीकांत है। अगर ये श्रीकांत मिल जाए तो जमींदार के बेटे का भी पता लग जाएगा। महात्मा बोले, मगर हम श्रीकांत को कैसे खोजेंगे? प्रबल फिर सोचने लगा और बोला, अगर किसी तरह तहसील से यहाँ के लोकल जितने भी श्रीकांत हो उनकी खतूनी निकलवा सके तो हमें श्रीकांत की जानकारी मिल सकती है। मेरा एक दोस्त तहसील में है, बात करते हैं उससे। फ़ोन करता है और अपने दोस्त को बस इतना बताया है कि 30 साल पहले हमारे क्षेत्र में कोई श्रीकांत था, उसकी जो जानकारी मिले जल्दी बता। मित्र बोला, यार रिकॉर्ड काफ़ी पुराना हो गया है पर मैं खोजता हूँ। प्रबल बोला, देख ले भाई, बहुत ज़रूरी है। 2 घंटे बाद मित्र का फ़ोन आया है और कहता है, यार 20 साल से पुराने रिकॉर्ड यहाँ से हटा दिए गए हैं। सॉरी भाई, अगर तुझे बहुत ज़रूरी है तो तू यहाँ पर काम करने वाली रफ़ीक चाचा से मिल ले, वो तेरी मदद कर सके शायद कुछ। प्रबल बोला, वो मेरी मदद कैसे कर पाएंगे यार? मित्र बोले, अरे रफ़ीक चाचा सबसे पुराने हैं यहाँ, एक एक रिकॉर्ड उंगलियों पर याद रखते हैं और खासकर पुराने। मिल ले तू, बाकी तेरी मर्जी। प्रबल बोला, रुक मैं आता हूँ वहीं, और महात्मा को पूरी बात बता के तहसील की ओर निकल जाता है। मित्र से मिलता है और मित्र उसे रफ़ीक चाचा से मिलवाता है। रफ़ीक चाचा बोले, कहो बरखुरदार कैसे आना हुआ? मित्र बोले, ये मेरा मित्र प्रबल है चाचा, इसे कुछ जानकारी चाहिए, देख लीजिए आप क्या मदद कर सकते हैं। रफ़ीक चाचा बोले, बताओ बेटा। प्रबल उसे 30 साल पहले की घटना
वह श्रीकांत के बारे में पूछता है। रफीक चाचा बोले, हाँ मुझे याद आ रहा है, मैं तब नौकरी में नया था, बहुत बड़ी घटना थी वो। पर बेटा ऐसे एक आदमी का नाम कैसे याद रह जाएगा, मगर वर्मा नाम का एक आदमी उसी क्षेत्र का यही तहसील से 2 किलोमीटर दूर रहता है। उस घटना के बाद उसने गांव छोड़ दिया था। एक बार हमारे अधिकारी ने मुझे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाने उसके पास भेजा था, तभी गया था मैं। बातों बातों में उस गांव का जिक्र हुआ था, यही जानकारी है मुझे बस। प्रबल बोला, आप मुझे उस घर तक ले जा सकते हैं। रफीक चाचा बोले, अरे ले जाना क्या है, तहसील से बाईं ओर निकल जाओ और सीधे चले जाओ, पहला चौराहा जो आएगा उसी के मोड़ पर घर है। प्रबल ने रफीक चाचा और मित्र को धन्यवाद बोला और उस ओर निकल गया। खोजते खोजते वो उस मकान पर पहुंचा और देखा कि मकान पर वर्मा हाउस लिखा है। उसने घंटी बजाई और एक नवयुवक ने दरवाज़ा खोला। नवयुवक बोला, जी बताइए। प्रबल बोला, जी वर्मा जी है। नवयुवक बोला, हाँ बोलिए, मैं ही हूँ। प्रबल बोला, अरे मेरा मतलब आपके पिताजी से था। नवयुवक बोला, ओह अच्छा, बैठिए आप, मैं बुलाता हूँ उन्हें। प्रबल चारों तरफ देखते हुए सोफे पर बैठ जाता है। तभी नवयुवक, एक 65-70 साल के बुजुर्ग जो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, उसको धक्का लगाते हुए लाता है और कहता है, ये है बाबूजी जो आपसे मिलना चाहते हैं। प्रबल उठ खड़ा होता है और वर्मा जी की तरफ हाथ जोड़ते हुए नमस्ते करता है। वर्मा जी सिर उठाकर उसकी तरफ देखते हैं और उनके चेहरे पर सिकुड़न और चिंता की लकीरें तेज हो जाती है। उनकी सांसें उखड़ने लग जाती है और झटपटाने लग जाते हैं। प्रबल बोला, अरे वर्मा जी क्या हुआ, संभालो इन्हें, और दौड़कर उन्हें पकड़ता है। वर्मा जी प्रबल को देखते देखते बेहोश हो जाते हैं। वर्मा जी को कमरे में लेटाया जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर इलाज कर रहा होता है कि वर्मा जी होश में आ जाते हैं और तेज तेज सांसें लेने लगते हैं। दरवाजे पर खड़ा प्रबल दूर से बस उन्हें देख रहा होता है। वर्मा जी प्रबल को देखकर उंगली उठाकर कहते हैं, केशव केशव। वर्मा जी का लड़का पूछता है, कौन केशव पापा। वो फिर इशारा करते हुए कहते हैं, केशव, और दम तोड़ देते हैं। प्रबल चौंक कर उन्हें बस देखता रह जाता है। डॉक्टर चेक करके बताता है कि अब वो नहीं रहे। वर्मा जी का लड़का सागर बिलख उठता है। प्रबल उसे संभालता है। डॉक्टर जा चुका है। सागर रोते हुए, यह केशव की वजह से बाबूजी जिंदगी भर परेशान रहे और अंत में बाबूजी उसी केशव की वजह से चले गए। प्रबल बोला, जी ये कौन केशव है। सागर बोला, पिताजी जब जवान थे तब शहर में ट्रक चलाते थे और उसी गांव के थे, तो हर हफ्ते गांव आना जाना होता था। मैं और माँ यही शहर में रहते थे। पिताजी को एक दिन वहाँ के किसी श्रीकांत नाम के आदमी ने केशव को मारने के लिए कहा। पिताजी ने मना कर दिया क्योंकि पिताजी बताते थे केशव गांव की भलाई के लिए लगा रहता था और पिताजी की कोई दुश्मनी भी नहीं थी केशव से। मगर उस श्रीकांत ने मुझे और माँ को अगवा करवा लिया और तब पिताजी पर दबाव बनाया कि केशव को मार दे। पिताजी को शहर में केशव को हमें बचाने के लिए दुर्घटना में मारना पड़ा। बाद में श्रीकांत ने कहा कि अगर पिताजी ने किसी को भी कुछ बताया तो वो पिताजी पर केशव के खून का इल्ज़ाम लगाकर हमें भी मार देगा। गांव में केशव की दुर्घटना की खबर फैल गई और पिताजी ने गांव छोड़ दिया। पिताजी ने गांव तो छोड़ दिया मगर अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाए। उन्होंने माँ को सब सच बता दिया था। पिताजी अक्सर बीमार रहने लगे थे और उन्हें कभी भी हर आदमी में केशव दिखता था, वो फिर तड़फ उठते थे। आखिरकार आज चले ही गई। प्रबल बोला, ओह अच्छा, शायद मुझे भी केशव ही समझ रहे होंगे। सागर, यह वक्त ये पूछने का तो नहीं है, मगर क्या तुम जानते हो कि श्रीकांत कहाँ रहता है अब। सागर बोला, मुझे नहीं मालूम और ऐसे घटिया आदमी का पता मैं जानना भी नहीं चाहता, पर पापा के पास उनका फ़ोन नंबर है क्योंकि वो पापा को कभी कभी फ़ोन करता था और पापा हमेशा उन्हें सुनाते थे। वो बस फ़ोन पर हंसता रहता था, बहुत दुष्ट आदमी है वो। प्रबल बोला, वो नंबर मुझे दे दो। सागर उसे नंबर दे देता है। प्रबल नंबर सेव कर वहाँ से निकलता है और अपने घर पहुँचता है। शाम हो चुकी है। महात्मा और चेले उसके पास आते हैं। महात्मा पूछते हैं, कुछ पता चला प्रबल। प्रबल कपड़े बदलते हुए पूरी बात सबको बता देता है। महात्मा बोले, मतलब जिस केशव की मृत्यु ये औरत और गांव वाले अब तक दुर्घटना समझ रहे हैं, उसकी योजनाबद्ध हत्या हुई थी। प्रबल बोला, हाँ महाराज,
और जिसने ये हत्या की थी वो भी आज मर गया। महात्मा बोले, बेटा वो तो दबाव में था, अपने बीवी बच्चे बचाने थे उसे, मगर ये श्रीकांत ही सबकी जड़ है। बीच में एक चेला बोला, तो क्या श्रीकांत ही जमींदार का बेटा है? प्रबल बोला, लग तो रहा है, बाकी ये जल्दी पता चल जाएगा, मगर मेरे साथ समस्या ये है कि उस औरत को केशव की हत्या की बात कैसे बताऊं? महात्मा बोले, चिंता मत करो प्रबल, ये बात हम बताएंगे उस औरत को। प्रबल बोला, जैसा आप चाहे महाराज। रात हो चुकी है, 2 बजते ही सारे लोग छत पर पहुंच जाते हैं। औरत, मंगल और वो बच्चा तीनों खड़े हैं। मंगल बोला, क्या हुआ प्रबल बाबू, कैसे चेहरा उतरा है, कुछ पता किया या बस ऐसे ही चले आए? महात्मा बोले, जी सुनिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मंगल बोला, सुन लेंगे बाबा आपकी भी, पहले प्रबल से तो बात कर ले। महात्मा बोले, जी उसी मामले में बात करनी है। औरत बोली, अच्छा बोलिए, तो आप बोलिए पहले, आपको ही सुनते हैं। महात्मा डरते डरते सब कुछ बता देते हैं। औरत बहुत तेज गुर्राती है, क्या केशव की हत्या हुई थी? ये क्या बोल रहे हो तुम? प्रबल, क्या ये सच है? प्रबल बोला, जी बिल्कुल ये सच है। औरत चीखते हुए बोली, मैं श्रीकांत को ऐसी मौत दूंगी कि किसी ने भी सोचा नहीं होगा। केशव तुम्हारा बलिदान बेकार नहीं जाएगा। प्रबल, क्या तुमने पता किया है श्रीकांत कहाँ मिलेगा? प्रबल बोला, मैं पता कर रहा हूँ। औरत बोली, जल्दी करो, अब मैं ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं कर सकती। और मंगल व बच्चे सहित गायब हो जाती है। महात्मा बोले, अब क्या करोगे प्रबल? प्रबल बोला, कल देखते हैं, फिलहाल थका हुआ हूँ, आराम कर लेता हूँ। प्रबल अगली सुबह उठा और तैयार होकर 10 बजे करीब जो श्रीकांत का नंबर सागर से मिला था उसे मिलाने लगा। फ़ोन लग गया। प्रबल बोला, हेलो। सामने वाला व्यक्ति बोला, जी बोलिए। प्रबल बोला, जी मुझे श्रीकांत जी से बात करनी थी। व्यक्ति बोला, आप कौन बोल रहे हैं? प्रबल बोला, मुझे वर्मा जी ने नंबर दिया है, कुछ ज़रूरी काम था श्रीकांत जी से। व्यक्ति बोला, आप घर पर आइए, तब बात करते हैं। प्रबल बोला, जी आप मुझे पता दे दीजिए। व्यक्ति पता दे देता है और प्रबल अपनी बाइक से वहां पहुंच जाता है। छोटा सा घर है और दरवाज़ा आधा खुला हुआ है। प्रबल दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से आवाज़ आती है, आ जाओ अंदर। प्रबल अंदर घुसता है तो अंदर एक अधेड़ आदमी बैठा है जो काफ़ी कमज़ोर भी लग रहा है। प्रबल बोला, आप ही श्रीकांत है? व्यक्ति बोला, नहीं मैं नहीं हूँ। बोलिए आप कैसे आना हुआ? प्रबल बोला, आप ही जमींदार के बेटे हैं। व्यक्ति हंसकर बोला, सुनकर अच्छा लगा, मैं जमींदार का बेटा ज़रूर हूँ, मगर वो नहीं हूँ जिसे तुम खोज रहे हो। प्रबल बोला, आपको कैसे पता कि मैं किसे खोज रहा हूँ? व्यक्ति बोले, अरे जो काम मेरे भाई ने किए हैं उनकी सज़ा मैं ही पाता आया हूँ हमेशा। हम 2 भाई थे, श्रीकांत और श्रीहरि। मैं श्रीहरि हूँ और मैं तुम्हें जान गया हूँ, तुम केशव हो ना? प्रबल बोला, नहीं मैं प्रबल हूँ। श्रीहरि बोले, अरे तुम पहचान नहीं पा रहे या याद नहीं कर पा रहे, तुम पिछले जन्म में केशव थे, इस जन्म में प्रबल हो। प्रबल बोला, ये क्या बकवास है? श्रीहरि बोले, ये तुम्हारा चेहरा वही चेहरा है, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? और गांव की एक पुरानी एल्बम उसे दिखाता है, उसमें केशव, श्रीकांत और उस औरत का और मंगल आदि के सबके फोटो हैं। प्रबल एल्बम देखकर सिर पकड़कर बैठ जाता है, उसे सब समझ में आने लगता है, वो केशव ही है। वो औरत उसकी बीवी थी और बच्चा भी उसका था, इसलिए वो सिर्फ उससे मदद मांग रही थी, क्योंकि उसका पुनर्जन्म जरूर था पर उसकी शक्ल केशव की ही थी। वो कह भी रही थी कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें खुद मिल जाएंगे। धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा, गांव के खुशहाल लोग, उसकी शादी, बच्चा, जमींदार का बेटा और अपनी दुर्घटना। तभी उसे याद आया कि जमींदार का तो एक ही बेटा था। वो पीछे मुड़ा और बोला, पर जमींदार का तो? और उसके सिर पर जोरदार वार होता है। वो सिर पकड़ के बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो देखता है वो कुर्सी पर बंधा हुआ है और सामने वही अधेड़ व्यक्ति बैठ के सिगरेट पी रहा है और काफ़ी ठीक लग रहा है। प्रबल बोला, धोखा दिया फिर से मुझे श्रीकांत। श्रीकांत बोला, क्या करूं प्रबल? ओ सॉरी केशव, मैं ऐसा ही हूँ। प्रबल बोला, तू बचेगा नहीं मुझसे। श्रीकांत बोला, और तू हर बार मेरी ही हाथों मरेगा। कुदरत का खेल देख, तू खुद सब कुछ जानकर यहाँ मरने को आ गया।
मैंने तुझे तहसील से निकलते देख लिया था। तुझे देखकर तो मैं डर गया कि ये केशव कैसे जिंदा हो गया। तेरा पीछा किया तो वर्मा के घर जाते देखा और मेरा शक यकीन में बदल गया कि कुछ गड़बड़ है। और तूने जब मुझे कॉल किया तो मैं समझ गया कि ये इत्तेफाक मुझे फिर से मिटाना है। और देख, तू मेरी गिरफ्त में है फिर से। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तू कहाँ गायब हो गया, क्योंकि मैंने इस मकान में सारा इंतजाम कर लिया है। श्रीकांत प्रबल के सिर पर बंदूक सटा देता है और कहता है, पिछली बार तेरी अंतिम इच्छा नहीं पूछ पाया था, इस बार भी नहीं पूछूंगा। और जोर से हंसता है। प्रबल बोला, अगर मैं लौटा हूँ श्रीकांत तो कुछ तो इंसाफ करूंगा ही। ऐसे ही मरना होता तो ये जन्मों के अंतर पार कर यहाँ तक ना आता। मैं तो बस तुझे देखने आया था कि तू ही जमींदार का बेटा है या नहीं, मगर एल्बम दिखाकर तूने मुझे मेरा मकसद याद दिला दिया। अब तक तुझसे मेरा कुछ लेना देना नहीं था, पर अब ये प्रतिशोध मेरा है और देख इसे मैं कैसे पूरा करता हूँ। श्रीकांत जैसे ही प्रबल को मारने की कोशिश करता है, प्रबल अपने हाथ खोल चुका होता है और उसके मुंह पर एक घूसा जड़ देता है। श्रीकांत जमीन पर गिरता है और प्रबल उस पर टूट पड़ता है। प्रबल हर मायने में श्रीकांत पर भारी था और जल्दी उठक पटक के बाद श्रीकांत को बेहाल कर देता है और उसे बांध देता है। फिर महात्मा को फ़ोन मिलाता है। महात्मा बोले, हेलो। प्रबल बोला, महाराज, ये श्रीकांत मेरे कब्जे में है और यही जमींदार का बेटा भी है। महात्मा बोले, अच्छा, तुम पता बताओ, हम सब वहीं आते हैं। प्रबल बोला, लिखिए। पता लिखवाता है और कहता है, महाराज, इसने सब कबूल लिया है और आपको एक रहस्य केशव का भी बताना है। महात्मा बोले, हम जल्द आ रहे हैं बेटा। प्रबल फोन रख देता है और श्रीकांत से मुखातिब होता है। प्रबल बोला, तूने क्या सोचा, तू सबको मारकर जीत जाएगा। देख, नियति देरी जरूर करती है पर सबका इंसाफ करती है। श्रीकांत बोला, तू यहाँ से मुझे नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये जगह शहर से बहुत दूर है। तू अकेला है और मैं चल नहीं सकता। और हंसता है, कुछ नहीं कर सकता तू, और आधे घंटे में अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरे लोग तुझे जल्दी खोज लेंगे। आधा घंटा तुझे सजा देने के लिए काफ़ी है श्रीकांत। उसी औरत की आवाज़ गूंजती है। प्रबल सकपकाया सा खड़ा हो जाता है और वो औरत, बच्चा, मंगल, वे सभी गांव वाली आत्माएं वहां प्रकट हो जाती है। औरत बोली, तुम यही मरोगे श्रीकांत। श्रीकांत बोला, ओहो, तो तुम सब अब तक भटक रहे हो। ये केशव की पत्नी आखिर मुझे खोज ही ली। अब अगर तुमने मुझे मारा भी तब भी प्रबल ही फंसेगा, क्योंकि मेरे फ़ोन में लास्ट नंबर इसी का है। औरत बोली, अरे प्रबल तो यहाँ से जा चुका होगा, तेरी मौत तो दुर्घटना होगी। प्रबल बोला, नहीं, देखो सुजाता, इसे मैं मारूंगा। औरत, उसका नाम सुजाता है, आश्चर्य से प्रबल की ओर देखती है। प्रबल बोला, हाँ सुजाता, मुझे सब याद आ गया है, और बच्चे के सिर पर हाथ फेरता है। सुजाता बोली, नहीं केशव, तुम इसे नहीं मारोगी, इसका हम सबने 30 साल से इंतजार किया है। प्रबल बोला, और मैं, मुझे भी तो इसी ने मरवाया था, तो मैं ही मारूंगा इसे। सुजाता प्रबल के सिर पर फूंक मारती है और प्रबल मूर्छित हो जाता है। सुजाता, टूट पड़ो इस पर, मगर ध्यान रहे ये जान से मरे ना। सारी आत्माएं उसे पटक पटक के मारती है और उसे अधमरा कर देती है। सुजाता बोली, दरवाज़ा बंद करो इस घर का और जला दो इस घर को। इसको वही सजा दो जो इसने हमारे साथ किया था। श्रीकांत बोला, नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उसी कुर्सी से बांधकर मकान को जलाया जाता है। श्रीकांत की चीखें चित्कार में बदल जाती है और वो जिंदा ही जल जाता है। प्रबल की आंखें खुलती है तो वो अपने बिस्तर पर है और महात्मा व चेले उसे घेरे खड़े हैं। प्रबल बोला, मैं यहाँ कैसे, कब आया? महात्मा बोली, तुम पिछले 4 घंटे से सो रहे हो। जब तुमने हमें पता लिखवाया था तब शायद वो आत्मा भी यहाँ मौजूद रही होगी। हम लोग चाहकर भी घर से ना निकल सके, सारे दरवाजे बंद हो गए थे। फ़ोन भी बहुत मिलाया पर तुम्हारा मिला ही नहीं। जब हैरान परेशान मैं अंदर आया तो तुम्हें यहाँ सोते पाया तो मैं तो डर ही गया, लेकिन कुछ माया समझ में भी आ गया। अब तुम बताओ क्या हुआ? प्रबल महात्मा को सारी कहानी अपने बेहोश होने तक की बता देता है। प्रबल जब सारी घटना महात्मा को बताता है तो महात्मा को उसके ही केशव होने की बात पता चलती है। महात्मा बोले, ये जन्म जन्मांतर का बदला था प्रबल, जिसके लिए तुम्हें यहाँ आना ही था। प्रबल बोला, बदला था मतलब?
क्या हुआ श्रीकांत का, वो मर गया क्या? महात्मा बोले, जिस हिसाब से तुम यहाँ अचानक मुझे बिस्तर पर मूर्छित मिले हो, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि श्रीकांत को उसकी करने का फल मिल गया होगा और तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पहुँचाया गया होगा। प्रबल बोला, पर महाराज, उसे तो सज़ा मैं दूंगा ना, इसलिए तो मेरा पुनर्जन्म हुआ है। महात्मा बोले, अपने दिमाग से अपने जन्म की परिभाषा मत तय करो। प्रबल, सब कुछ नियत होता है, बाकी सुजाता ही समझा पाएगी ठीक से। प्रबल शांत बैठ जाता है। इस बीच नीता का फोन आता है। नीता बोली, कहाँ हो आप? 1 हफ्ता होने को आया, आपकी पूजा पाठ या जो भी है खत्म नहीं हुआ अब तक। प्रबल बोला, हो गया भाई सब, कल मिलता हूँ तुमसे और दिशा से। नीता बोली, कल पक्का ना? दिशा भी बहुत याद कर रही है तुम्हें। प्रबल बोला, अरे बिल्कुल, कल मैं ज़रूर अपनी बेटी के पास आ जाऊँगा, पक्का। फ़ोन रख देता है और मकान की छत पर आ जाता है। मकान की छत पर चारों तरफ घूम के देखता है और उसे नए, आधुनिक, महंगे महंगे आलीशान मकानों की जगह 30 साल पुराना अपना गांव दिखाई देता है। लोग दिखाई देते हैं और वो बस पीछे मुड़ के देखता है तो सज संवर के सुजाता खड़ी है। कहानी 30 साल पीछे जा चुकी है। सुजाता बोली, यहाँ क्या कर रहे हो आप? केशव बोला, बस यूं ही छत पर आया था, सोचा इतना सामान बेकार का जो छत पर इकट्ठा हो गया है, इसको एक तरफ खिसका दूं, और भारी भारी सामान एक तरफ सरकाने लगा। सुजाता बोली, मैं भी मदद करती हूँ। केशव बोला, अरे आप तो गांव की प्रधान है, आपसे थोड़ी ना काम करवाऊंगा मैं, और मुस्कुरा जाता है। सुजाता खिलखिलाते हुए, आप भी ना। केशव बोला, छोटू कहाँ है? सुजाता बोली, वो नीचे खेल रहा है। केशव झांक कर देखता है, वो गोल गोल घूमकर खेल रहा है। अरे उसको साथ रखा करो, ले आओ ऊपर, केशव बोलता है। सुजाता गोदी में ले आती है। केशव दोनों को देखता है और कहता है, तुम दोनों मेरी जान हो। अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल गया, कल शहर जाना है, जल्दी ही निकलूंगा। सुजाता बोली, कुछ काम है क्या? केशव बोला, हाँ, गांव वालों का कुछ सामान लाना है और खेती से जुड़े कुछ सामान का पता करना है, दोपहर तक आ जाऊंगा, ठीक है? सुजाता बोली, हाँ ठीक है। अचानक ही अपनी दुर्घटना याद आती है और वो बस डर के रह जाता है। सोच से बाहर आता है और चारों तरफ देखता है। प्रबल की आंखें भीगी हुई है। पीछे सुजाता वर्तमान में खड़ी है। कहानी वर्तमान में। सुजाता बोली, क्या हुआ केशव? प्रबल बोला, उस दिन जो शहर गया फिर मैं कभी नहीं लौटा ना। सुजाता बोली, हाँ, उस दिन तुम्हारी मौत की खबर आई थी, फिर बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था, पूरा गांव सदमे में था, फिर ये हादसा हो गया। प्रबल बोला, अगर सब कुछ ठीक होता तो छोटू आज मेरी उम्र का होता और हम बूढ़े हो गए होते। सुजाता बोली, सब ठीक तो है, तुम वही हो, मेरी जगह नीता है और छोटू की जगह दिशा, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। प्रबल बोला, इतने साल क्या सिर्फ मेरा इंतज़ार किया तुम लोगों ने? सुजाता बोली, हमें तो पता था कि हमें क्यों और किसने मारा है, मगर तुम जन्म लेकर सब भूल चुके थे। तुम्हें भी तो तुम्हारा अतीत और ये साजिश पता चले। तुम्हारी मौत की असलियत हमें मरते वक्त पूर्व प्रधान ने बता दी थी, इसलिए तुम्हारे यहाँ आने तक श्रीकांत को जिंदा छोड़ रखा था। प्रबल बोला, और वो जो तुम कह रही थी कि हर आत्मा का एक दायरा होता है वो? सुजाता बोली, आत्मा का कोई दायरा नहीं होता, वो तो तुम्हें बस श्रीकांत तक पहुँचाने के लिए बोला था, ताकि बाकी सच्चाई वो खुद बताई। तुम्हारे हाथ भी तो कमल ने खोले थे, हम तो हर पल साथ थे तुम्हारे। प्रबल गहरी सांस लेते हुए, अच्छा, तो अब सारा काम हो गया या कुछ और बाकी है? सुजाता बोली, नहीं, हम सबका तो हो गया, बस अब जाना बाकी है, फिर किसी और जन्म में मिलेंगे केशव। तभी महात्मा छत पर आ जाते हैं। सुजाता बोली, आपका बहुत धन्यवाद बाबा, जो आप यहाँ केशव के साथ बने रहे। महात्मा बोले, सुजाता, तुम्हारी शक्तियों में सकारात्मकता मैंने पहले ही महसूस कर ली थी, तभी मैंने जगन को रोका था, खैर वो होना भी ज़रूरी था। प्रबल बोला, हाँ, पर तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। महात्मा और सुजाता जोर से हंसने लगे। प्रबल बोला, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो आप दोनों? महात्मा बोले, जो उस रात तुमने और मेरे चेलों ने देखा वो बस एक छलावा था, ताकि तुम और मेरे चेले बेहतर तरीके से काम करें। प्रबल बोला, फिर जगन कहाँ है? सुजाता बोली, वो सुरक्षित अपने गांव में है, जल्द मिल लेगा तुमसे। प्रबल बोला, महाराज आपको ये पता था? महाराज बोला,
मैं जानता था पर बता नहीं सकता था। हर बात के कुछ नियम होते हैं। सुजाता बोली, महाराज वैसे तो अब हम यहाँ से चले जाएंगे हमेशा के लिए, पर आप एक हवन हमारे लिए कर दीजिएगा जिससे जो रह जाए वो भी मुक्ति हो जाए। महात्मा बोले, जी कल ही कर देता हूँ। सुजाता बोली, चलती हूँ केशव, खुश रहना और नीता से इस सब का जिक्र मत करना। डर जाएगी या विश्वास नहीं करेगी। आराम से खुश रहो। और हाँ, एक बात याद रखना कि मकान किसी का भी हो यहाँ पर, ये ज़मीन हमारी है हमेशा। सुजाता धूमिल सी हो छोटू और कमल के साथ आसमान में होले से गायब हो जाती है। प्रबल मायूस खड़ा रह जाता है। उस रात सब आराम से सोते हैं। सुबह प्रबल नीता और दिशा को घर ले आता है और हवन की तैयारी हो रही है। तभी प्रबल अखबार पढ़ता है। अखबार में खबर है, जंगल में ट्रांसफार्मर से लगी घर में आग और श्रीकांत नाम का व्यक्ति जल के मरा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।